जय हिंद टू एवरीबॉडी कैडेट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर का दूसरा टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। तो जो गाइड जुड़े हैं उनको जय हिंद टू एवरीबॉडी और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सक्सेस डिफेंस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि बताया था पिछले लेक्चर्स में कि करंट अफेयर्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके एसएसबी इंटरव्यू में। और बताया था 3 सेक्शंस में काफ़ी है, ग्रुप डिस्कशन के लिए, लेक्चर के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में है टॉपिक इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट। अब अपनी दिमाग में कैडेट्स के दिमाग में बात चल रहा होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। और चूँकि ये जो इलाका है अरब्स वाले इलाके जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, और चूँकि इंडिया से वेस्ट की तरफ लाई करते हैं, बाकी इसको मिडिल ईस्ट का नाम दिया गया है। तो इजराइल का जो देश है, इजराइल देश और फिलिस्तीन देश के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण है। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। स्टोरी क्या है, आप जो एरिया अभी यहाँ पर जो एरियाज़ आप देख रहे हैं, जो एरिया आपका है, ये कभी यहाँ पर फ़िलिस्तीन के लोग ही रहते थे। और कहते कि जो फ़िलिस्तीन है फ़िलिस्तीन के लोग रहते थे। बाकी सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहले तो यहाँ पर ज्यूज़ लोग रहते थे, जिसको हिंदी में यहूदी कहते हैं, और उसी कंट्री का नाम उससे जुड़ा हुआ इजराइल। तो पहले सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस इलाके में इजराइल लोग थे। इजराइल लोग का एक तरह से, क्योंकि इजराइल के लोग हैं, ज्यूज़ है, और उनका धर्म जो है उसका यही से राइज हुआ। सबसे पहले वो लोग यहाँ रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं कि रोमन जो साम्राज्य बना, बेजेंटाइन एम्पायर जो कहते हैं, उसका राइज हुआ। और उनने क्या किया कि जो लोग यहाँ ज्यूज़ लोग रहते थे, इजराइल के लोग, उनको यहाँ से भगा दिया। अब यहाँ से क्या हुआ कि ज्यूज़ लोग भाग के पूरी दुनिया के दूसरे कोने में चले गए। फिर क्या हुआ, रोमन एम्पायर का रूल रहा। रोमन को फिर ऑटोमन टर्क्स ने डिफीट किया, और ऑटोमन टर्क्स ने जब रोमन साम्राज्य को एक तरह से डिफीट कर दिया, तो यहाँ पर आके मुस्लिम लोग, जिनको अरब्स कहते थे, और अरब के अंदर आप ऐसे नहीं कि अरब सिर्फ मुस्लिम लोग थे, अरब के अंदर आप मान सकते हैं क्रिश्चियंस लोग भी रहते थे और मुस्लिम। तो यहाँ पर अरब के लोग बस गए। ये स्टोरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने क्या समझा, तो सबसे पहले यहाँ पर ज्यूज़ लोग रहते थे, यहूदी लोग रखते थे, और इजराइल, इसको ग्रेट लैंड ऑफ इजराइल कहा जाता था। बाकी रोमन साम्राज्य ने जब इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो क्या हुआ, यहाँ से इजराइल के लोग, जो ज्यूज़ लोग थे, वो डिफरेंट कंट्री में चले गए। फिर क्या हुआ, रोमन साम्राज्य को किसने डिफीट किया, ऑटोमन एम्पायर्स ने, और ऑटोमन एम्पायर्स ने डिफीट करके यहाँ पर अरब लोग को बसा दिया। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ये बनता है कि एक तरह से कहते हैं कि एक मूवमेंट हुआ। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ, तो फिजिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने, जो इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और एक मूवमेंट हुआ जिसको जैनिज्म कहते हैं। और इस मूवमेंट के द्वारा ये लोगों को प्रेरित किया गया कि सब लोग अपने, जो हम इजराइल के लोग कहते थे कि चूँकि इनका धर्म का उदय यहीं से हुआ है, तो यहाँ पर ही इनका मेन होमलैंड है। दूसरे कंट्री में वो एक तरह से माइनॉरिटी के रूप में रह रहे थे। तो उन्हें सिर्फ लोगों को प्रमोट, जैनिज्म जो रिलीजन था, जिससे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जुड़े हुए थे, उन्हें फाइनली ये डिसाइड किया कि जो हमारा होमलैंड था, जहाँ हमारा धर्म का उदय हुआ था, हमें वहाँ लौटना चाहिए। और फाइनली क्या हुआ कि इजराइल के लोगों को जैनिज्म मूवमेंट ने एक तरह से इंस्पायर किया कि हमें अपना घर को वापस होना चाहिए, जहाँ हमारा धर्म का उदय हुआ था, जहाँ हमारे कभी पूर्वज रहते थे। फिर क्या हुआ कि आपको बताइए कि फर्स्ट 2 वर्ल्ड वार लड़े गए। पहला इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ कि ब्रिटेन ने फाइनली ये अनाउंस किया। उस समय क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय आपने पढ़ा हुआ कि ऑटोमन टर्क्स को डिफीट किया गया ब्रिटेन के द्वारा। और फाइनली ब्रिटेन ने क्या किया, एक तरह से ऑटोमन एम्पायर का जितना बड़ा एरिया था उसको कैप्चर कर लिया, और उसके अंदर फिलिस्तीन भी आ गया। तो फिलिस्तीन का मतलब कि ये पहले इलाका अब क्या हो कि चूंकि अरब लोग यहाँ ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, और ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को बसा दिया था, अरब्स लोगों को बसा दिया था, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं। तो फिलिस्तीन का मतलब होली लैंड होता है। तो यहाँ अरब्स लोग रह रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के लोग जब यहाँ से छोड़ के चले गए, तो अरब्स लोग आके यहाँ बस गए।
आपने ऐसे समझना है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो ऑटोमन एम्पायर था वो एक तरह से ब्रिटेन ने उसको डिफीट किया, और डिफीट करके और ये सारा इलाका ब्रिटेन के अंदर आ गया। ब्रिटेन ने इस इलाके पर कंट्रोल को स्थापित कर लिए। अब ब्रिटेन ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो लोग जहाँ जहाँ ज्यूज लोग फैले हैं उनको हम फाइनली फ़िलिस्तीन में उनको अपना घर दे देंगे, उनको अपना जो रिटर्न है अपने घर को जा सकते हैं, वापस हो जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पहले से अरब लोग रह रहे थे और फ़िलिस्तीन के लोग क्या हुआ कि यहाँ पर जब धीरे धीरे रिटर्न होने लगे तो आप देखिए इजराइल का जो मैक्सिमम इलाका जो है वो डेजर्ट है, एक तरह से डेजर्ट है। बाकी जब ज्यूज लोग आए तो यहाँ पर खेती करना स्टार्ट हुआ, इन डेजर्ट को एक तरह से फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे करके ज्यूज लोग आने लगे। फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड स्टार्ट हुआ तो हिटलर का राइज हुआ और हिटलर ने जर्मनी में होलोकॉस्ट स्टार्ट किया। मतलब जितने भी ज्यूज लोग थे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे थे, दुकान चला रहे थे, हिटलर ने उनको धीरे धीरे मारना स्टार्ट किया। अब उनके डर से क्या हुआ, जितने भी यूरोप में जो जितने भी ज्यूज लोग थे और सारा का सारा एक तरह से इजराइल में आके बसना स्टार्ट कर दिए हिटलर के डर से। फिर क्या हुआ, उसके बाद फाइनली ये हुआ कि इसी तरह 1948 में क्या हुआ कि यूएन में एक मिशन पास किया गया और जिसमें क्या हुआ कि इजराइल को क्या किया गया कि एक इजराइल ने अपने खुद को एक देश के रूप में घोषित कर दिया। और देश के जब रूप में घोषित कर दिया तो क्या हुआ कि फिलिस्तीन का भी देश के रूप में घोषित नहीं किया, इजराइल ने अपने को एक देश के रूप में घोषित कर दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिसके ऊपर हमने आपको बैकग्राउंड बताया। तो अब बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएसबी में आपको कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कहता व्हेन वाज इजराइल कंट्री वाज एस्टैब्लिश। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इजराइल कंट्री की स्थापना कब हुई। तो आपने इसका आंसर्स क्या बताना है, तो बताना है कि इजराइल कंट्री की स्थापना 1948 में यूएन रेजोल्यूशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। इसी ने 1948 में एक तरह से इजराइल कंट्री एक तरह से एस्टैब्लिश हुई यूएन रेजोल्यूशन के द्वारा। और इसके सेकंड में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया उसका नाम था डेविड बेन गुरियन, उसी ने इसका एस्टैब्लिश किया था। अब क्या हुआ कि जब ये जब इलाका एस्टैब्लिश हो गया तो पहले से फिलिस्तीन के लोग रह रहे थे और फिलिस्तीन राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, बल्कि इजराइल अपने को राष्ट्र घोषित कर दिया। जैसे इजराइल ने अपने को राष्ट्र घोषित किया तब क्या हुआ कि जो पड़ोसी देश थे फिलिस्तीन के, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सारे मिलके इजराइल पर अटैक किए और इजराइल ने इनको डिफीट कर दिया। कैसे डिफीट किया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो जहाँ जहाँ हथियार पड़े हुए थे वो धीरे धीरे करके इजराइल लोगों ने सस्ते दाम पर खरीद के इजराइल लेके आ गए और इसी हथियार का यूज़ इनने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सब कंट्री को हराने में यूज़ किया और इनकी पहली विक्ट्री हुई और इस्टेब्लिश हो गए पूरी तरह से। एक तरह से इजराइल ने अपने को एस्टैब्लिश कर लिया। तो इजराइल के ऊपर पहला आपने क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वाज इजराइल कंट्री एस्टैब्लिश, 1948। जैसे 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, इसके पड़ोसी देश के द्वारा इजराइल पर हमला करना और इजराइल ने फाइनली उनको डिफीट करके पूरी तरह अपने को एस्टैब्लिश कर लिया। तो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिवाइड द ब्रिटिश मैंडेट, पहले ब्रिटिश का इलाका था फिलिस्तीन और फाइनली यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फिलिस्तीन में क्या होगा, इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट में इजरायली लोग ज्यूज लोग रहेंगे, एक पार्ट में फिलिस्तीन लोग रहेंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट था कि व्हेन वाज इजराइल कंट्री एस्टैब्लिश। तो पहला 1948 में और इसका फाउंडर मेंबर था डेविड बेन गुरियन और इस किस रेजोल्यूशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको दो पार्टों में डिवाइड किया। इजराइल अपने को एक तरह से स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश किया, बाकी फिलिस्तीन अपने को एस्टैब्लिश नहीं किया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द वेस्ट बैंक। अब हमें समझना है कि वेस्ट बैंक क्या है। अब हम मैप पर इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देखिए जी, ये जो आपका एक देखते आपने गाजा और एक देखते वेस्ट बैंक, यही दो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन लोग की संख्या है, माने मुस्लिम, अरब मुस्लिम की सबसे अधिक संख्या है। ये दो एक तरह से प्लेस है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की है। एक तरह से फिलिस्तीन कह सकते हैं कि इन्हीं दो स्टेट से फिलिस्तीन बना हुआ है। तो क्या होता है, लोकेशन द टेरिटरी इज लैंड लॉक्ड एंड बॉर्डर बाय इजराइल, जॉर्डन विद द डेड सी मार्किंग द पार्ट ऑफ बाउंड्री। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका गाजा वेस्ट बैंक पे ऊपर बोले व्हाट इज द वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक आप देखेंगे जॉर्डन के वेस्ट में है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और कहते हैं ये वेस्ट में है और कहते हैं कि यह द रीजन इज गॉन बाय द फतेह। तो ये दो एरिया से फिलिस्तीन राष्ट्र बना। और वेस्ट बैंक में क्या होता है कि आप देखेंगे वेस्ट बैंक में जो जिसकी सरकार स्थापित हुई उसको हम लोग एक तरह से कहते हैं फतेह।
फिलिस्तीन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, और यहीं पर वेस्ट बैंक में एक सरकार स्थापित हुई जो लिबरल थी। और इस वाला गाजा वाले स्थिति में आप देखेंगे एक गवर्नर एक सरकार की स्थापना हुई 2007 में, जिसको हमास कहते हैं, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। तो इसने किया, दोनों जगह आप देखेंगे कि लिबरल मूवमेंट की स्थापना हुई। जिस पार्टी ने स्थापना की दोनों जगह सरकार फिलिस्तीन में, उसका नाम था फतेह। और तो यहाँ पर फतेह का ज़्यादा प्रभाव रहा। और 2007 में एक यहाँ पर टेररिस्ट के रूप में आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं टेररिस्ट के रूप में हमास का राइज हुआ, जिसका मेन मूवमेंट था कि इजरायली लोग को यहाँ से हटाकर पूरे इलाके को फिलिस्तीन के रूप में कन्वर्ट करना। तो ये व्हाट इज़ अ वेस्ट बैंक, आपको समझ गया। वेस्ट बैंक का मतलब क्या हुआ कि इजराइल के दो पार्ट थे, एक पार्ट को गाजा कहते हैं, एक को पाता वेस्ट बैंक। इसी दो पार्ट में फिलिस्तीन लोग रहते थे और इसी से बना है वेस्ट बैंक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेरूसलम। अब आपने जेरूसलम के बारे में दो कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है। जब यूएन ने मैंडेट पास किया और फिलिस्तीन कंट्री में ही इजराइल बनाने की घोषणा कर दी कि इजराइल के क्या होंगे, फिलिस्तीन के दो पार्ट होंगे। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया जब था तो इंडिया के दो पार्ट हुए, एक बन गया पाकिस्तान और एक बन गया इंडिया बन गया। उसी तरह क्या हुआ, फिलिस्तीन एक कंट्री था, उसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट बन गया इजराइल, एक पार्ट बन गया फिलिस्तीन। उसी तरह करते कि अब दोनों का कैपिटल क्या था, जेरूसलम। अब जेरूसलम जो क्या था, अब आपको बताया कि ये जो इलाका था इसमें दो पार्ट बन गए, एक बन गया फिलिस्तीन और एक बन गया इजराइल। बाकी जेरूसलम था वो यूएन के अंदर रहा, यूनाइटेड नेशन का इस पर कंट्रोल रहा, यूनाइटेड नेशन का। अब जेरूसलम में यूएन में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि इन दोनों में तो बन जाएंगे, एक तरफ फिलिस्तीन बन गया, एक तरफ इजराइल बन गया, बाकी जेरूसलम जो इलाका होगा वो यूनाइटेड नेशन के अंदर रहेगा। अब जेरूसलम का व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेरूसलम। अब जेरूसलम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तीन धर्मों का राइज हुआ है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। अब जुडाइज्म का मतलब कि बताया कि इजराइल धर्म का उदय जो हुआ जेरूसलम में हुआ। क्रिश्चियनिटी, आपने जीसस क्राइस्ट को आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट का भी जन्म जेरूसलम में हुआ और यहीं पर इनको एक तरह से आप क्रॉस जो देखते हैं सबसे पहले यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। और इस्लाम का मतलब ये हुआ कि इस्लाम का थर्ड एक तरह से होलीस्ट प्लेस है। कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने यहीं से भगवान के पास गए थे। तो प्रॉफिट का मतलब होता है जो भगवान और मैन के बीच में मीडिएटर के रूप में काम करे। तो कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से एक तरह से माने कहते हैं कि स्वर्ग में गए थे। तो तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेरूसलम के बारे में नेक्स्ट है कि यहीं पर अब इजराइल ने क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ कि यूएन के अंदर था। 1967 में इजराइल ने जेरूसलम को कैप्चर करके अपना कैपिटल तेल अवीव से शिफ्ट कर जेरूसलम में कर दिया और यहीं पर इजरायली पार्लियामेंट है जिसको नेसेट्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जेरूसलम का। तो जेरूसलम का क्या है, तीन धर्मों का यहाँ से राइज हुआ है। पहला जुडाइज्म, ज्यूज लोग का धर्म यहीं से राइज हुआ। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट का भी यहीं पर जन्म हुआ बेथलम और यहीं पर इनको एक तरह से क्रॉस पर लटकाया गया था। और इस्लाम को कहा जाता है कि थर्ड होलीस्ट प्लेस है और इसलिए इस्लाम के कहते हैं कि मोहम्मद साहब यहीं से स्वर्ग में गए थे। तो जेरूसलम ऐसे इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेरूसलम, आप जेरूसलम के ऊपर बता सकते हैं कि तीन धर्मों के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप क्या है, तो ये मैप में आप देख रहे हैं, ये दिस वन इज द गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है। अब गाजा स्ट्रिप का मतलब बताया कि जो फिलिस्तीन की पॉपुलेशन थी एक गाजा स्ट्रिप में और एक थी आपका वेस्ट बैंक में, और दोनों जगह लिबरल रूल करे थे। बाकी गाजा स्ट्रिप में क्या हुआ, गाजा स्ट्रिप में इसलिए हुआ कि यहाँ पर एक कहते हैं कि पोलो मिलिट्री एंटिटी का राइज हुआ जिसको हमास कहते हैं। और आपको पता है कि हमास को फाइनली अब इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हमास लोग यहाँ से क्या करते थे कि एक तरह से रॉकेट को लॉन्च करके इजराइल को नुकसान पहुंचाते थे। बाकी इसके कोस्टल इलाके पर इजराइल का ही कंट्रोल था। तो कहते हैं कि द गाजा स्ट्रिप इज द कोस्टल फिलिस्तीन रीजन अलॉन्ग विद द मेडिटेरियन सी बॉर्डर बाय द इजराइल एंड इजिप्ट, और जिस पेनिसुला में लाई करता है उसको सिनाई पेनिसुला कहते हैं। और इजिप्ट के साथ गाजा स्ट्रिप का बॉर्डर लगता है और यहीं पर एक पोलिटियो मिलिटेंट का राइज हुआ है जिसको हमास कहते हैं, जिसको फाइनली इजराइल ने एक तरह से रिसेंटली अभी डिस्ट्रक्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएलओ। पीएलओ का मतलब होता है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। तो पीएलओ का राइज यहाँ पर होगा, पीएलओ का राइज यहाँ पर हुआ और इसके लीडर के रूप में यासिर अराफात का राइज हुआ। और यासिर अराफात और कहते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बहुत से टॉक हुए और उस टॉक को ओस्लो भी कहते हैं। और इसीलिए आप देखिए इसके लिए ओस्लो एकॉर्ड्स भी इसको कहते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं।
और इन्हीं से क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट विद इन द 1947 यूएन पार्टीशन प्लान बॉर्डर। और इसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीन एक तरह से राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। इन दोनों के बीच में टॉक हुआ, इसलिए यासिर अराफात को एक तरह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और साथ में इसमें सबसे बड़ा रोल यूएस का प्ले किया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द 6 डे वार। तो 1966 में इजराइल और उसके पड़ोसी राज्य इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इन दो कंट्री के बीच में लड़ाई हुआ 6 डे वार। और इस 6 डे वार का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहा कि इजराइल ने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया। जेरूसलम को कैप्चर करके पूरी तरह से एक तरह से जेरूसलम को कैप्चर करके अपना कैपिटल बना दिया। तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन व्हाट इज द ओस्लो अकॉर्ड। तो ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो इलाका इजराइल का है और जो इलाका फिलिस्तीन में, वहां पर फिलिस्तीन को एक तरह से राष्ट्र के रूप में बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद व्हाट इज ए अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में हुआ, इसने ये यहाँ पर डिसीजन लिया कि इजराइल को एक तरह से राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया इनने। व्हाट इज ए डेविड, क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कैंप डेविड समिट क्या था। तो कैंप डेविड समिट में क्या होता है, आप देखेंगे कि यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसमें दोनों के बीच में संघर्ष को कम करने की कोशिश की गई थी। और व्हाट इज ए गोलन हाइट क्या है। अब गोलन हाइट आपको यहां पर अगर पूछे गोलन हाइट क्या है, ये इलाका आपका गोलन हाइट है। ये कहते हैं कि यहां पर जैसे कि आप देखें कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, यहां से खड़ा होकर आप पाकिस्तान को भी कंट्रोल देख सकते हैं, चाइना को भी देख सकते हैं और इंडिया को भी देख सकते हैं। उसी तरह गोलन हाइट का भी एक तरह से गोलन हाइट है। और गोलन हाइट से आप सेना, यहां से सेना क्या करती है, एक तरफ से आप देखेंगे तो एक तरफ जॉर्डन को भी दे सकती है, इधर आप देखो लेबनान को भी दे सकती है। तो कहता है द गोलन हाइट स्ट्रेटेजिक प्लेटो दैट्स इजराइल कैप्चर फ्रॉम द सीरिया इन द 1960। तो यहां से सीरिया को भी देख सकती है, इधर आप देख सकते हैं जॉर्डन को भी देख सकती है, जॉर्डन को भी देख सकती है, वॉच कर सकती है। तो व्हाट इज ए गोलन हाइट आपका क्लियर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ए ओस्लो अकॉर्ड, व्हाट इज ए अब्राहम अकॉर्ड, व्हाट इज ए कैंप डेविड समिट एंड व्हाट इज ए गोलन हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, व्हाट इज ए हमास। अभी बताया कि हमास जो था अभी रिसेंटली किया कि इसने 2007 में क्या हुआ, आप मैप पर देखिए 2007 में क्या हुआ, ये जो गाजा स्ट्रिप के ऊपर इसने कैप्चर करके अपनी सरकार स्थापित कर ली। तो क्या था, हमास इज द फिलिस्तीन ग्रुप विच हैज रूल द गाजा स्ट्रिप सिंस द 207। 2007 के बाद इसने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया गाजा में। और द कंप्लीट लिबरेशन ऑफ, इसका मेन मोटिव क्या है, कंप्लीट लिबरेशन ऑफ, इसका मेन मोटिव है कंप्लीट लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन एंड एस्टैब्लिश द इस्लामिक स्टेट इन द प्लेस ऑफ इजराइल। इजराइल को हटाकर इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना। और बार बार ये रॉकेट से हमला एक तरह से इजराइल के ऊपर करते रहता है। फिर कहते हैं इसका लीडर था जिसका नाम था हमास चीफ हनीफ, वॉज एसिनेटेड इन द ईयरली। अभी रिसेंटली इसके लीडर की जिसकी हत्या इस्माइल हनीफ की ईरान में कर दी गई। ईरान से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित है हमास, तो कहते हैं इसको ईरान में इसकी हत्या इजराइल के द्वारा कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। तो ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन का मेन है हमास को डिस्ट्रॉय करना। आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन, तो डिस्ट्रॉय द हमास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, कहता है व्हाट वाज द कॉज ऑफ इजराइल एंड हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर क्वेश्चन अगर पूछे कि कॉज क्या है, अगर डिबेट में आपसे आ जाए कि इजराइल और हिजबुल्लाह की कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण क्या, व्हाट इज द मेन कॉज। तो अभी डिस्कस किया जब इजराइल ने वेस्ट बैंक के बहुत बड़े इलाका जेरूसलम को जब कैप्चर किया तो वेस्ट बैंक से कुछ लोग भाग के लेबनान में चले गए। कहता है कि इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948 वाज accompanied by the violent displacement of more than 75,000 फिलिस्तीनियंस अरब इन द इवेंट इज नोन एज नकाबा। अब क्या हुआ, जब इजराइल ने अब 1948 में मैक्सिमम इलाके को, वेस्ट बैंक के को इलाके को कैप्चर किया तो कुछ लोग माइग्रेट करके लेबनान में चले गए। और इसी लेबनान में जो अरब के लोग जो फिलिस्तीन से मूव करके वहाँ पहुँचे, उसी में से एक लीडर का राइज हुआ जिसका नाम था हिजबुल्लाह, और जिसका रिसेंटली जिस लीडर का हत्या फिलिस्तीन के द्वारा किया गया उस लीडर का नाम है हिजबुल्लाह। तो हाउ वाज हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह वाज किल्ड। तो अभी बताया कि हिजबुल्लाह जो है एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप भी है जिसको ईरान एक तरह से सपोर्ट करता है, और साथ में ये हमास का एक तरह से हिजबुल्लाह का चीफ भी है हसन नसरुल्लाह, जिसको अभी रिसेंटली इजराइल के द्वारा मार दिया गया, जिसका पूरा दुनिया में विरोध हुआ।
तो ये इजराइल कहाँ पर मारा, तो लेबनान के बैरूत में बना, और लेबनान से ही अब तक से इजराइल पर रॉकेट हमला करता था। फाइनली इसको इजराइल ने मार दिया। उसके बाद है हाइब्रिड वारफेयर, एक्सप्लोजन ऑफ डिवाइस, पेजर एंड वॉकी टॉकी। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक्सप्लोजिव डिवाइस, पेजर एंड वॉकी टॉकीज में एक तरह से सीम जो होता है उसका चेंज करके वहाँ पर कहते कि विस्फोटक लगा दिया गया था इजराइल के द्वारा, जिसका एक इंटेलिजेंस इससे दिए जिसका नाम है मुसाद। और उसने क्या किया था, इजराइल शॉक द वर्ल्ड अगेन विद रिसोर्टिंग टू हाइब्रिड वारफाइट, एक्सप्लोरिंग द पेजर एंड वॉकी टॉकीज। और इसमें एक तरह से विस्फोट कराया जिसमें मैक्सिमम हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इंटरव्यू में पूछ सके कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसे। तो आप देखेंगे कि एक तरफ से आप देखेंगे, थोड़ा मैप पर थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर करे। अब यहां देखें, अब इस मैप को आप देखेंगे, अब यहां से रॉकेट से हमला इजराइल के ऊपर, और इधर आप देखेंगे लेबनान से हमला इजराइल के ऊपर रॉकेट से। अब इन सारे जितने भी रॉकेट्स हैं लेबनान में, जो लेबनान में हिजबुल्लाह है और इधर आपका हमास है, ये दोनों एक तरह से ये कहते हैं कि जो फिलिस्तीन के जगह पर आके इजराइल लोग बस गए, इनको रिमूव करना है। और इन पर अटैक जो करते हैं, उन अटैक से बचने के लिए इजराइल के द्वारा कुछ डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है, अगर इसने किसी ने मिसाइल ऐसे छोड़ा, जैसे हमास ने छोड़ा, हिजबुल्लाह ने छोड़ा, तो क्या करता है, पहले ये कहता है इसको इंटरसेप्ट करता है और आसमान में ही मार के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहता है आयरन डोम इज ए शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंक्लूड द रडार एंड इंटरसेप्टर मिसाइल विच ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द रॉकेट एंड मिसाइल एमिटेड इजरायली टारगेट। जो भी इजराइल के ऊपर हमला करेगा, ये क्या करता है, आयरन डोम उसको एक तरह से आसमान में ही उस मिसाइल को एक तरह से खत्म कर देता है। तो आयरन डोम का पूछे एग्जाम में आपसे क्या रोल है, तो आप ऐसे बताएंगे। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग अगर कहते हैं कि एटमोस्फेयर के बाहर से कोई अगर मिसाइल को दागता है तो एटमॉस्फेयर में इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका नाम है डेविड स्लिंग। तो डेविड स्लिंग इज द नेक्स्ट लेवल इन द इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम, कैन इंटरसेप्ट द मिसाइल विद द लॉन्गर रेंज देन द आयरन डोम। जो आयरन डोम के पकड़ में नहीं आएगा, वो आएगा डेविड स्लिंग के पकड़ में, उसको पकड़ के आसमान में डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट है एरो 2 एंड एरो 3। तो एरो फैमिली इज द लॉन्ग रेंज स्टार ऑफ इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंटरसेप्ट द मिसाइल दैट फ्लाई आउटसाइड द एटमोस्फेयर। तो अर्थ के एटमोस्फेयर के और बाहर से कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है एरो 2 एंड एरो 3। और लास्ट है आयरन बीम। जो आयरन बीम है, आपको पता है कि ये है कि छोटे छोटे मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है और ये सस्ता होता है। जो आयरन डोम होता है वो बहुत ही महंगा मिसाइल होता है, इजराइल के एक तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो आयरन बीम क्या है, तो आयरन बीम इज लाइक आयरन डोम इज डिजाइन फॉर द शॉर्ट रेंज रॉकेट अप टू द 10 किलोमीटर एंड यूजर द लेसर बीम टू डिस्ट्रॉय द टारगेट एंड चीपर देन द ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरप्शन। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय राफेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो ईरान के द्वारा जो इजराइल के ऊपर अराउंड 200 रॉकेट से जो हमला किया गया, तो ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मैक्सिमम को प्रोटेक्ट किया। तो ये आपका डिफेंस सिस्टम इजराइल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले आपके इंटरव्यू के लिए, उसके बाद जीडी के लिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए और लेक्चरेट के लिए आ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर करंट अफेयर्स के तीसरे टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद टू एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।